कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, ठीक है। जब सॉलिड और लिक्विड को हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे कैलोरीमेट्री के अंदर। प्रॉपर डेफिनेशन भी हम आगे लिखेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि इफेक्ट ऑफ, क्या स्टडी करेंगे तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जब आप हीट ट्रांसफर करेंगे तो दो तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चेंजेस जो आपको देखने को मिलेंगे दो तरीके से, कौन कौन सा? एक तो आपका टेम्परेचर चेंज मिलेगा, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट ट्रांसफर करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, या हीट अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है, या एक और काम हो सकता है कि उसका स्टेट चेंज हो जाए, हाँ या ना? क्यों स्टेट चेंज हो जाए? जो हम लोग इफेक्टिवली हम लोग सिलेबस में जो स्टेट्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से बात करते हैं? सॉलिड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं और गैस की बात करते हैं। ये तीन स्टेज में हम लोग मूव कराते रहेंगे स्टेट को चेंज कराने के लिए। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या कि टेम्परेचर चेंज एंड स्टेट चेंज समझ है ना? सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस में हो जाएगा, या रिवर्स भी आ सकते हैं, गैस से सॉलिड, सॉरी गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। देखिए, टेम्परेचर चेंज एंड स्टेट चेंज बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका, जरा इसको सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, इफ टेम्परेचर इज चेंजिंग, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा देन स्टेट विल नॉट चेंज। क्या बात क्लियर है? इसका रिवर्स अगर बोलें, जो वाइस वर्सा आगे स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, क्या कह देंगे कि इफ स्टेट इज चेंजिंग देन टेम्परेचर विल नॉट चेंज। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर है तो आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगी कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा, और अगर स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर सा? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दो तरीके के चेंज है, स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले टेम्परेचर चेंज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले टेम्परेचर चेंज पढ़ेंगे। देखिएगा, टेम्परेचर चेंज, सीट अभी बदल जाएगी, टेम्परेचर चेंज। देखिएगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। अगर हम वाटर की बात करें, मतलब लिक्विड की बात करें, सॉलिड की बात करें या गैस की बात करें, तो वो स्टेट उसका अपना चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर जो कैपिटल क्यू हम यूज करेंगे यह है हीट ट्रांसफर, यह है हीट ट्रांसफर रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है कैपिटल मास m एट टेम्परेचर T, अगर इसको हमने हीट दिया प्लस Q, तो इसके टेम्परेचर चेंज होगा कितने का? मान लेते हैं डेल T का चेंज आया। इनिशियल टेम्परेचर T था, ये एक्स्ट्रा हीट इसको देने पर इसके टेम्परेचर में डेल T का चेंज आया, मतलब T से प्लस डेल T हो गया है टेम्परेचर। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखते हैं क्या लिखते हैं हम लोग? Q इक्वल्स टू ms डेल्टा T। ये एक्सप्रेशन हमेशा ध्यान रखेंगे, Q इक्वल्स टू ms डेल T कब यूज करेंगे? जब हमारा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, तभी हम हीट का फॉर्मूला ms डेल T यूज करेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे, जब टेम्परेचर चेंज होगा तभी Q इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे? ms डेल T। क्या यूज करेंगे? ms डेल T। अगर ध्यान से देखा जाए तो डेल T क्या है हमारे पास? चेंज इन टेम्परेचर। कैपिटल एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक हीट। कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास। कैपिटल क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट ट्रांसफर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट? यहां पर अगर देखा जाए, अगर हमारा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, जनरली एस जो है जनरली कांस्टेंट होगा। क्या होगा? जनरली कांस्टेंट होगा।
कोई एक फिक्स वैल्यू दिया हुआ होगा एस का स्पेसिफिक हीट के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए इन सम केसेस इफ एस इज वेरिएबल या नॉट कांस्टेंट, ठीक है, केस लेके हम सॉल्व भी करेंगे इसको। इफ एस इज वेरिएबल तो इन दैट सिनेरियो हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म है क्या, डी क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डी टी। यानी आपको साफ साफ क्वेश्चन में दिख जाएगा कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। इन दैट सिनेरियो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे भी अभी कुछ देर बाद, ठीक है ना। यहां पे एक चीज हमारे पास आता है कैपिटल एस, स्पेसिफिक हीट। क्या है, स्पेसिफिक क्या है, थक गए हैं क्या एकदम, बहुत ज़्यादा थक गए। स्पेसिफिक हीट यहां से एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। तो यहां से अगर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन पूछेगा ही लिखने के लिए, बता दीजिए डेफिनेशन क्या होगा इसको देखकर। ई क्यू क्या है, अगर बोले कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ध्यान से देखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अभी तक इस पूरे स्टेटमेंट में किसकी बात की है, क्यू के लिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट मास, किसके लिए, फॉर अ, देखिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट मास, क्या करना है इस हीट से, क्या करना है उस यूनिट मास में, तो टेम्परेचर राइज करना है। टू रेज द टेम्परेचर कितने से, तो बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। अच्छा 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इक्वल क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि यहां चेंज की बात कर रहे हैं। तो चेंज डिग्री सेल्सियस में हो या चेंज केल्विन में हो, दोनों चीजें सेम है, कोई दिक्कत यहां तक। तो अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू क्यू बाई एम डेल टी, और इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट मास टू रीच द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। कोई दिक्कत यहां तक। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें, यूनिट का भी हम लोग नेक्स्ट देखा भी जाएगा। तो ये इसका लिखेंगे हम लोग 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, किसका यूनिट, स्पेसिफिक हीट। या इसको और भी लिख सकते हैं क्या, 1 जूल नहीं, सिंपली जूल में लिखना है अभी, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। कन्वर्जन अभी देखेंगे कि किस में क्या ले जाएंगे, तो क्या कन्वर्जन करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल क्यू से। क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी तब यूज करेंगे जब केवल टेम्परेचर में चेंज आएगा। आप लिखते जाइए, हम बोलते जाएंगे, सुनते भी रहिए, ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी तब यूज करेंगे जब टेम्परेचर में चेंज आएगा। जब स्पेसिफिक हीट हमारा कांस्टेंट है, मोस्टली कांस्टेंट की वैल्यू ही देंगे आपको, इन दैट सिनेरियो हम क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी यूज करेंगे। पैरेलल में लिखते रहिए, बस सुनते भी रहिए। और अगर स्पेसिफिक हीट हमारा वेरिएबल होगा तो इन दैट सिनेरियो हम डी की इज इक्वल टू एम एस डी टी यूज करेंगे, जो है कि डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इस हीट इक्वेशन का। इसके बाद से स्पेसिफिक हीट आ जाता है, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल टी। डेफिनेशन हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट मास टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ऐसा यूनिट विल बी, सिंपली अगर यूनिट की बात करें तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसा ये डेफिनेटली नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर या इसको जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में भी लिखा जा सकता है। डन यहां तक। थोड़ा यूनिट को समझ लेते हैं ध्यान से, क्योंकि मेन न्यूमेरिकल में जो है ना आपको परेशान करेगा, एंड रिजल्ट ना लाने से वो सिर्फ यूनिट ही रोकेगा। तो यूनिट को बस समझ लेते हैं, फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब स्पेसिफिक हीट के यूनिट के बारे में बात करेंगे, वाटर का एग्जांपल लेकर के, कि कैसे कन्वर्जन करेंगे, किसमें, कौन सा, Q इक्वल टू एम एस डेल टी, जब स्पेसिफिक हीट हमको कांस्टेंट मिलेगा या सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तो हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अभी और भी आगे चीजें आएंगी। चलिए नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट के लिए, यूनिट के लिए जरा बात करते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो सबसे पहले जो हीट है इसका यूनिट या तो कैलोरी लिखते हैं और या फिर
क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जूल। कैलोरी लिखते हैं और कैलोरी, हाँ एनर्जी ही है वो भी वो भी एनर्जी ही है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि इतना कैलोरी इसमें है, तो वो भी एनर्जी ही है, एनर्जी के फॉर्म में ये भी एनर्जी ही है, हीट। तो कैलोरी और जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू क्या लिखते हैं बता दीजिए, 4 हाँ ये 4.18 जूल होता है, लेकिन हम न्यूमेरिकल के लिए अपने हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 कैलोरी इक्वल टू अप्रॉक्स कर देंगे 4.2 जूल। इसको कुछ नाम भी देते थे, क्या बोलते थे इसको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते थे क्या, इसको हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होगा। चलिए ये तो हीट के बारे में बात हो गई। स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं, जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं, स्पेसिफिक हीट वाटर का, और इसी में सारा कन्वर्जन सीख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से किसी का भी दिया हो, उसका डेटा आपको दिया होगा 100%। तो अगर वाटर की बात करें तो स्पेसिफिक हीट इसका क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर इसी को हमको जरूरत हो जाए कि 1 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बता दीजिए, 1 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस लिखना हो तो क्या लिख देंगे, ग्राम में कितना केजी होगा, 1 ग्राम में 1000 केजी होगा, बहुत बढ़िया। 1 ग्राम में कितना केजी होगा, 10⁻³ केजी होगा ना, और 10⁻³ को ऊपर भेजेंगे +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। एक बात ये बताइए, क्या इसको हम ये भी लिख सकते थे क्या, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन भी लिख सकते थे क्या, क्योंकि डिग्री सेल्सियस चेंज लिखूं या केल्विन चेंज लिखूं बात सेम ही है। क्या इसको हम लिख सकते थे 1000 कैलोरी पर केजी केल्विन भी लिख सकते थे क्या, यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हम चेंज करें तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं मैग्नीट्यूड वाइज में। जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे था वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे था वही मैग्नीट्यूड यहाँ भी है। अच्छा, कैलोरी से अगर हम इसको चेंज करना चाहें जूल में तो इसको क्या लिख देंगे 4.2 जूल, और नीचे ग्राम में ही रहने देना चाहें तो ग्राम केल्विन लिख दें या डिग्री सेल्सियस लिख दें, बात एक ही है, हाँ या ना। अगर इसको कैलोरी को ग्राम में लिखना चाहें तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 4200 हो जाएगा ना, जूल अपॉन केजी केल्विन। कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं, डिग्री सेल्सियस केल्विन, फ़ारेनहाइट में चेंज फिर हमें लिखना पड़ेगा। देखिए हाँ देखिए, जैसे बता रहे हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्यों आसानी से चेंज कर पा रहे हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का चेंज और केल्विन का चेंज दोनों आपस में बराबर होते हैं, हाँ 100 डिवीजन की वजह से। उसमें डिवीजन ही अलग है, इस वजह से प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए वहाँ पे लिखा भी नहीं जाता है, यहाँ पर बहुत कम आपको कहीं मिलेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट तो। और हाँ एक और बात, न्यूमेरिकल भी हम आगे करेंगे भी, देखेंगे जैसा न्यूमेरिकल में डेटा दिया होगा जूल केजी ग्राम डिग्री सेल्सियस केल्विन, उस हिसाब से हम यूनिट लिखेंगे। हमें एक बेस पता है, या जो भी हमको यहाँ डेटा दिया हो किसी और लिक्विड का दिया होगा तो उस हिसाब से हम कन्वर्जन कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, नोट कर लिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट के साथ सॉल्व करेंगे, बातचीत आपस में नहीं। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्या क्या दिया है ये सुन लीजिए। पानी है हमारे पास 10 केजी, ठीक है, चलिए एक डायरेक्ट केजी में दे दे रहे हैं। उसके बाद से जो क्यू चार्ज हीट जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 20 किलो कैलोरी। और क्या जरूरत पड़ेगा आपको, MS डेल्टी, हाँ। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का दिया हुआ है हमको 20 डिग्री सेल्सियस। जब हीट 20 किलो कैलोरी ट्रांसफर नहीं किए थे इसको, उस समय इस 10 किलो वाटर का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। इतना हीट इसको देने के बाद इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा आपको ये बताना है। चलिए जल्दी सॉल्व कर दिए एकदम अच्छे बच्चों की तरह। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डायरेक्ट यूज करेंगे, वेरिएबल है कि कांस्टेंट, कांस्टेंट। वेरिएबल कैसे, कांस्टेंट ना वेरिएबल हो तो हम देते डेटा आपको।
कांस्टेंट है, बात समझ आ गया ना। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यानी टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो क्यू का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एम एस। अभी एक ही सामने ही आया है तो कौन सा, क्या, क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी। बस बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी करिए जरा। मैं यहाँ देखिए, पहले तो क्लियर है कि क्या क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल टी फॉर्मूला लगेगा, हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, लगा दिए। चलिए मान लेते हैं 20 किलो कैलोरी क्यू की जगह पुट करेंगे। अब देखिए डेटा कैसे पुट कर रहा है, 20 किलो है तो किलो के लिए क्या पुट करेंगे, 1000। कैलोरी है, इसको कैलोरी में ही रहने देते हैं। इज इक्वल टू मास कितना दिया है, 10 kg। डेल टी, हमें डेल टी कैलकुलेट करना है। एक बात बताइए, वाटर यूज किया है हमने, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, जो नॉर्मल पता है वो पता है हमको, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये याद होना चाहिए। क्लियर है ना। अब सुनिए, हमें चाहिए किस में, कैलोरी में चाहिए, और बोर्ड पर देखिए फिर से गलत एरर होगा आप लोगों का, किस में चाहिए, कैलोरी में चाहिए। इसको देखकर आपको यूनिट बदलना है, कैलोरी में केजी में, कैलोरी ऑलरेडी है यहां पर, तो ग्राम को बस केजी में ही तो बदलना है। तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से, तो ये हो जाएगा 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट कैसे कौन सा सेलेक्ट करना है हमको, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है। 1000 से देखिए 4.2 ऐसे जनरली मत पुट करिए, यूनिट को देखकर पुट करिए। किसको देखकर पुट करना है, क्यू का यूनिट क्या है बोर्ड पर, क्यू का यूनिट क्या है और मास का यूनिट क्या है, इनको देखकर आपको ये एस की यूनिट पुट करनी है। और आपको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत है नहीं। अगर कैलोरी से जूल में जाना होता तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते, ग्राम से केजी में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, बस इतना हुआ है, ठीक है ना। 0 से 0 गया, कैलोरी से कैलोरी गया, केजी से केजी गया, डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई हुआ तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, ठीक है। इनिशियल इतना था 2 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हुआ तो फाइनल कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है। देखिए ये सीखना जरूरी है, यहां पर बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे लेकिन यूनिट का खेल यहां पे बहुत बड़ा है, तो यूनिट को पुट करना सीखिए। हाँ 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 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लिखा था हमने, लिखा था ना। अगर मान लीजिए हम यहाँ जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लिखते हो, यहाँ कैलोरी है तो फिर कैलोरी को भी हमें जूल में लिखना पड़ता, ठीक है ना। तब भी आप ऐसे करके देखेंगे तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। तो अगर आपने यहाँ जूल में लिखा हुआ है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, तो कैलोरी को भी जूल में लिखिए, यानी यहाँ भी 4.2 जूल लिखिए आप, तब आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो था कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट का। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल स्पेसिफिक हीट का, क्योंकि जो छोड़ते हैं एग्जाम में वही आ जाता है। तो वेरिएबल स्पेसिफिक हीट को भी देख लेंगे इसके बाद, फिर आगे बढ़ते हैं।